सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे OLQs की, मगर हम लोग ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ को फैक्टर वाइज बात करेंगे और समझेंगे उनकी इम्पोर्टेंस को। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? हम अपने मानव शरीर को 4 कैटेगरीज में बांट लें। जो पहला वाला भाग है वो दिमाग से आया, दूसरा आपके दिल से आया, तीसरा आपके लिवर पोर्शन से आया और चौथा आपके लिम्स या जो आपके थाई पोर्शन होते हैं वहाँ से आया। तो ये चारों फैक्टर सीक्वेंस में आपके इस बॉडी पोर्शन को सिग्निफाई करते हैं। पहला फैक्टर जो होता है उसको कहते हैं हम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब हम लोग पहले आज ये समझेंगे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती क्या है, फौज में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, OLQs में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखा जाता है ना। इट कम्स फ्रॉम योर ब्रेन पोर्शन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इसमें जो है 4 क्वालिटीज़ आपकी इंक्लूड की जाती हैं। इसमें से पहली क्वालिटी है इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस, जो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको OLQs के बारे में बताया था। तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस जो है ये प्योरली नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी है, ये बदली नहीं जा सकती है या इसको इनबॉर्न कह सकते हैं आप। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी है इसके अंदर कि आपके पास स्पष्टीकरण कितना होता है बात का। कोई भी काम करते हैं आपके पास वो रीजंस क्लियर हैं, आपके पास वो कारण स्पष्ट होते हैं या नहीं। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आप कितना ऑर्गेनाइज्ड होकर के काम करते हैं या आपके किसी भी काम में आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो किस हद तक देखा जा सकता है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फिर वही इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर बात आ जाएगी कि आपका इंटरपर्सनल स्किल या एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन या जो आपके व्यक्त करने का तरीका है अपने आप को, वो कैसा है। तो ये चारों क्वालिटीज़ मिला करके एक फैक्टर बनता है, फैक्टर 1, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अब प्लानिंग होता क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग about the activities required to achieve a desired goal। ये क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें आप विचार बनाते हैं, आपके पास कोई मकसद होता है, आपका डिज़ायर्ड गोल होता है, और उस डिज़ायर्ड गोल को पाने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं उसके बीच में वो उसको प्लान करना या उसकी प्रोसेस, उसके ऊपर विचार करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। ये आपके किसी भी डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो आपकी इच्छा है, जीवन में आपके पास एम्बिशंस हैं, टारगेट्स हैं, मोटिव्स हैं, वो सब जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उनको पाने के लिए पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्लानिंग। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लान सच एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दैट रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अब इसमें क्या है कि पहली बात, वो बुनियादी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है, वो बुनियादी काबिलियत आपको पता होनी चाहिए, और आपके मानसिक तौर पर आप क्या विचार बना रहे हैं ये आपके प्लानिंग का हिस्सा होता है। ये है प्लानिंग की परिभाषा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? प्राइमरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन क्या होता है भाई? देखो इसमें कि ऑल द एक्टिविटीज़ स्टार्ट विद प्लानिंग, क्योंकि सबसे बुनियादी ज़रूरत, अगर आपके कोई भी एक्टिविटी आप करने जाओगे, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, उसके अंदर प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो प्लानिंग आ गई आपकी। इट प्रोसीड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर फंक्शंस एंड अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़।
in a better way so as to achieve goals. अब ये क्या है कि ये आपको काम को या अपने गोल को अचीव करने के लिए बेहतर ढंग से उन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने में मदद करती है। परवेजिव फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन तो यह है कि बुनियादी ज़रूरत है और आपके दिमाग में विचार आया और विचार के साथ साथ आपने वो डिज़ायर्ड गोल जो है, आपके विचार और गोल के बीच में जो दूरी है उसको तय करने के लिए जो जो कदम आपने उठाए हैं वो सारे कदम किस हिसाब से उठाएंगे, कब उठाएंगे, ये सारी चीज़ों को तय करना, ये प्राइमरी फंक्शन है उसका। परवेजिव फंक्शन, परवेजिव का हिंदी अर्थ क्या होता है? व्यापक। तो व्यापक चीज़ें जो होती हैं, मतलब कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ उसको बदलना। तो दूसरा फंक्शन क्या है? स्कोप एंड नेचर ऑफ प्लानिंग इज डिफरेंट एट डिफरेंट सिचुएशन एंड ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। तो प्लानिंग जो है कभी सभी की एक नहीं हो सकती, सभी परिस्थितियों में एक नहीं हो सकती है। जैसे जैसे परिस्थिति बदलेंगी वैसे वैसे आपकी प्लानिंग बदलेगी। हालांकि डिज़ायर गोल एक ही होगा, एक ही गोल को अगर आप मान लें तो उसके लिए जैसे जैसे आप परिस्थितियां, समय की परिस्थिति जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है? शिफ्टिंग जो है। और एक ही मकसद के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए दो लोगों का प्लान अलग अलग हो सकता है। अलग व्यक्ति के साथ, अलग परिस्थिति के साथ प्लानिंग हमेशा बदलती है। हायर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एफिशिएंसी क्या होता है? जो इनपुट है और उससे जो आपको आउटपुट, जितना इनपुट आपने लगाया है उससे जो आउटपुट मिला आपको, वो कितना अच्छा है, उसका रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना आउटपुट आपको मिला, वो आपकी एफिशिएंसी तय करता है ना? उसी को कहते हैं एफिशिएंसी। तो अचीविंग मोर आउटपुट विद सेम इनपुट और रीडिंग द इनपुट अचीव सेम आउटपुट इज रिफर्ड टू एज एफिशिएंसी। अब देखो क्या है कि सेम इनपुट के साथ एक बेहतर आउटपुट निकालना, कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट निकालना, या क्या करना है? इनपुट की कमी करना टू अचीव द सेम रिजल्ट। उस रिजल्ट को पाने के लिए अपना इनपुट कितना कम लगाया जाए, या तो आउटपुट ज़्यादा मिले और या फिर आउटपुट के लिए इनपुट कम से कम लगाया जाए। ये प्लानिंग के अंदर का एक पार्ट है। Flexibility. Planning should be proactive and react to the environmental changes. Consistent changes and challenges make the environment more dynamic. अब ये क्या है कि environment dynamic कब होता है? Changeable है। Dynamic का मतलब changeable। तो आप ये समझें कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे आपके साथ, ये जो चैलेंजेस आपके सामने खड़े होंगे, ये एनवायरनमेंट को डायनामिक और ज़्यादा बना देता है। दिस इज टर्न रिजल्ट इन हाई कॉम्पिटिटिवनेस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एक्शंस। तो इसके चलते जो परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी या समय थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, तो उस समय आपको और ज़्यादा फोकस करके प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने प्लान्स को तुरंत चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि समय के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ अपने प्लान्स को आप चेंज कर पाएं। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। अब प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए कि जो टारगेट है उसको ध्यान में रख करके करें। प्लानिंग इज फोकस्ड ऑन दोज एफर्ट्स नेसेसरी टू अचीव फ्यूचर एंड
states. It is associated with goals. आखिरी काम क्या होने वाला है, मंजिल कहाँ पर है, गोल क्या है मेरा, वो पूरा करना है। ये गोल हमेशा ध्यान में रखा जाता है। प्लानिंग, वो आखिरी पॉइंट आपकी प्लानिंग क्या है, सबसे पहली स्थिति है ना, पहली एक्टिविटी है किसी भी काम की। लेकिन प्लानिंग जब पहली एक्टिविटी में आप हैं तो आपके दिमाग में वो आखिरी गोल रहना चाहिए, वो आखिरी पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। डिसीजन ओरिएंटेड, द प्लानिंग प्रोसेस involves decision making that specifies action necessary to achieve future goals. तो वो जो डिसीज़न है ये क्या होना चाहिए, आप डिसीज़न लेने की क्षमता रखते हो और स्पेसिफिक एक्शंस उसमें कंसीडर किए जाए, जो आपके एक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हो और उसके लिए जो ज़रूरी कदम है वो आप उठा सकें। तो उतनी डिसीज़न आपके मजबूत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। फोरकास्टिंग इन द एसेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हैज़ द सेंट्रल कंसर्न विथ फ्यूचर। प्लानिंग का सीधा या केंद्र बिंदु जो है वो क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है। बुनियादी चीज़ क्या है, प्लानिंग कर क्यों करते हैं हम लोग, फ्यूचर को लेकर के। इट इज़ एवोल्यूशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्यूचर इन एडवांस। इट मीन्स ब्रिजिंग द गैप टू द फ्यूचर। तो आप अपने उस आने वाले समय या जो अभी घटना है, अभी प्लान बना रहे हैं तो आगे के लिए प्लान बना रहे हैं, तो प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और फ्यूचर को गैप जो है ये गैप भरी जा सके, आपके प्लान और गोल के बीच की दूरी को आप पूरा कर सकें, ये है प्लानिंग। Now, why is planning and organizing important? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है, आपके जीवन में इसका महत्व क्या है? तो पहली चीज़ तो क्या है, when we have organized and planned well, we are in a position to make better decision. अगर आपके प्लानिंग अच्छी है, आपने अगर सही ढंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है तो आप बेहतर डिसीज़न लेने की स्थिति में आ जाते हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू एंटिसिपेट नीड और प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई अवेलेबल चॉइसेस। अब क्या है, अगर आपने ऑर्गेनाइज हैं, आपके ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग दोनों ठीक है तो आप क्या है, ज़रूरत को समझेंगे कि अभी समय की डिमांड क्या है, परिस्थिति की ज़रूरत क्या है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि अभी मेरे पास अवेलेबल चॉइस क्या है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या विकल्प बचे हैं अभी। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हेल्प्स अस टू गेट आवर वर्क डन एक्यूरेटली, अवॉइडिंग मिस्टेक्स। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आपने प्लान अच्छा बनाया है तो आपसे गलतियों की संभावना थोड़ी कम हो जाती है ना, तो वो काम अच्छा हो जाएगा और आप उस काम को सही ढंग से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग आवर वर्क एंड प्लानिंग अहेड हेल्प्स अस टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि आप पहले से प्लान्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, आपने कुछ अपने दिमाग को क्लियर कर रखा है, तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये है इसका महत्व कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। एक कहावत है ना, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। अगर आप जीवन में लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, और अगर आपके उस लक्ष्य के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर उसको सिर्फ एक विश मांग सकते हैं आप, आपके ये ख्याली पुलाव है, ख्वाब है एक, बस ये
इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की अहमियत क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सबसे बड़ी चीज़ है, आपके पास सही दिशा हो अगर काम करने के लिए तो आप बेहतर काम कर ले जाते हैं, और प्लानिंग आपको सही दिशा दिखाती है ना। प्लानिंग इज कंसर्न विद अ प्रेडिक्टेड माइंड कोर्स ऑफ एक्शन। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स। आपके प्रयास किस दिशा में हो ये आपको तय कर लिया, आपने तय कर लिया होता है, और आप उस दिशा में जब एक काम करते हैं तो आपके काम बेहतर होते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। तो अगर आपके पास प्लान है तो प्लान जो आपका है वो अनसर्टेनिटीज़ के जो रिस्क है उसको कम कर देता है, कि अचानक कुछ घटने वाला है और अचानक कुछ हो गया। अगर आप प्लान्ड हैं तो फिर वो अचानक वाले जो तरीके हैं या जो एक्टिविटीज़ बीच में आ जाती हैं उसके लिए आप सचेत रहते हैं। अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, आपके पास बैकअप चीज़ें रहेंगी। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप प्लान्ड हैं, आपने प्लानिंग अच्छी की है, तो आप क्या है, एक ही काम को बार बार नहीं करते रहेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। और वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ज़रूरत का काम नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हैं, उनसे भी बच जाएंगे। तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ से भी बचोगे और ओवरलैपिंग से भी बच जाओगे। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अगर आपके पास प्लान अच्छा है तो आप कन्वेंशनल तरीके से नहीं, आप इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करेंगे, आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर आपकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी है तो आप नए विचारों के साथ बेहतर काम कर सकते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग and it is an intellectual process, so there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job। तो आपके पास एक अच्छा तरीका होता है अपने काम को पूरा करने के लिए। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब इससे क्या है, आप फैसले लेने का काम आपका आसान हो गया। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी वर्क। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब ये आपके पास क्लैरिटी है तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। नाउ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सर्व्स 3 पर्पज़। अब इससे क्या होता है, 3 पर्पज़ आपके पूरे हो जाते हैं। पहला पर्पज़ क्या है, टू क्रिएट फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर से ही जुड़ी हुई चीज़ है। तो आपका बेहतर फ्यूचर क्रिएट करना, किसी भी काम का जो आगे होने वाला है उसी की प्लान हो रही है, तो फ्यूचर अच्छा क्रिएट किया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रेंथ्स एंड वर्किंग अराउंड और इम्प्रूविंग ऑन वीकनेसेस। आप अपने स्ट्रेंथ्स को अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्लान्ड हैं, आपको पता है ये मेरी मजबूती है, तो मजबूती को और अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं, और अपनी वीकनेसेस या कमियों के ऊपर आप बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। टू क्रिएट क्लैरिटी क्या है, दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बहुत क्लियर होंगे अपने प्लान के साथ। क्लियर आइडियाज मेक ऑब्जेक्टिव्स ईजियर टू अचीव एंड ऑल्सो अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो इससे क्या होगा, जब आपका प्लान क्लियर है, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ज़्यादा, ठीक है, भटकाव नहीं आएगा आपके पास, और आपके जो मकसद हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको आसान दिखाई देते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्यूचर, लुकिंग अहेड व्हाट कुड बी द बेस्ट वे टू डील विद इट। दैट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम डिमांड, चेंजेस, कंपटीशन और चैलेंजेस। तो एक तो क्या है, फ्यूचर को क्रिएट भी किया और दूसरा फ्यूचर को प्रोटेक्ट भी किया।
क्योंकि परिस्थिति एक जैसी कभी नहीं रहती है। तो जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो बदलाव आने वाले हैं, उन सभी चैलेंजेस, बदलाव को हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तैयार होते हैं और प्लानिंग हमें अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में बचाती है। The reasons that make planning essential in our life। अभी वो कारण जिनकी वजह से प्लानिंग हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। It reduces the risk of uncertainty। अनसर्टेनिटी का रिस्क जो है वो आपकी लाइफ में कम हो जाता है। It eliminates overlapping of wasteful activities। अभी थोड़ी देर पहले बात किया हमने कि ये बार बार वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो ज़रूरी नहीं है काम वही दोहराते चले जा रहे हैं, उनसे आपको बचा लेते हैं। इट हेल्प्स इन डिसीज़न मेकिंग। आपके डिसीजंस लेने में आपकी मदद करती है। इट कीप्स यू मोटिवेटेड। ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है। इट इनकरेजेस इनोवेशन। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ आने लग जाते हैं। इट फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। इससे आप कंट्रोल करना कि आपकी जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है, आप परिस्थितियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एज। सो इससे क्या होगा, आप लोगों से थोड़ा सा एक कदम आगे होंगे। अगर आप प्लान्ड हैं तो यू डेफिनेटली विल बी हैविंग एन एज ऑन अदर्स। What is good planning? अब बेहतर प्लानिंग क्या होती है? A good plan is one that will help us achieve our desired objectives. Bad plans may misguide us or fail us from achieving our intended objectives. बेहतर प्लान क्या होता है? जो भी हमारा मकसद है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल हैं, उन गोल्स को हम सही ढंग से पा सकें, वो बेहतर प्लान है। क्योंकि एक ख़राब प्लान आपको हमेशा भटकाव में ले जाएगा, मिसगाइड कर देगा और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अ गुड प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड्स 3 मेन एरियाज़। एक बेहतर जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके 3 मुख्य एरिया होते हैं। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीच और स्कोप। पहुंच क्या है या रेंज क्या है? व्हाट डू वी इंटेंड टू डू। हमारा मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हाउ मच डू वी इंटेंड टू डू, हम कितना उसे करना चाहते हैं। विच टास्क डू वी स्टार्ट विद, व्हाट टास्क मस्ट बी अकम्प्लिश। तो देखो क्या है, जब हमारी रीच या स्कोप हमें पता होता है किसी काम का या ऑब्जेक्टिव का, तो हमें क्या करना है, हम करना क्या चाहते हैं, हम किस हद तक उसे करना चाहते हैं, है ना, और हम कैसे उसकी शुरुआत करें, क्या क्या काम उसके बीच में पूरे होने ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें आपका एक प्लान का बड़ा एरिया होना चाहिए। देन सेकेंड इज रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। व्हाट डू वी नीड टू अकम्प्लिश, it is available to us or we have to arrange it, putting some extra efforts। तो अब देखो, अगर आपके पास प्लान अच्छा है तो फिर you will start looking for other resources कि भाई मेरे पास अभी उपलब्ध चीज़ें क्या हैं और जो उपलब्ध है वो पर्याप्त है या नहीं। अगर पर्याप्त नहीं है तो बाकी मुझे अरेंज करना पड़ेगा। क्या वो मुझे आसानी से मिलेंगी या मुझे और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसको पाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर आपको बेहतर मदद हो जाएगी। रिजल्ट्स और डिलीवरेबल्स। व्हाट रिजल्ट डू वी एक्सपेक्ट, विल इट मीट द क्वालिटी एक्सपेक्टेशन इट इज़ इंटेंडेड फॉर। तो जब प्लान अच्छा होता है तो फिर आप आखिरी मकसद देखते हैं कि यार इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है और जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा क्या उसकी क्वालिटी वही है जो मैं चाहता था, जो मैं वाकई जिस विचार के साथ
या जिस तरीके से मैं उसको पाना चाहता था वो चीज़ वैसी ही मुझे मिली है। क्वालिटी ऑफ रिजल्ट व्हाट यू इंटेंडेड फॉर, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आपको रिजल्ट भी मिला मगर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट वो नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो भी फिर आपके अंदर वो संतुष्टि नहीं आएगी। अब देखो, आर्मी के अंदर या फौज के अंदर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? मिलिट्री लाइफ कैन बी चैलेंजिंग फ्रॉम मूविंग एवरी कपल ऑफ ईयर्स टू एडजस्टिंग अ न्यू एनवायरनमेंट। अब होता क्या है, देखो भाई, वंस यू आर अ कमीशन ऑफिसर, लगभग 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ 3 साल के अंदर, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 18 महीने में भी है। तो आप एक कंटिन्यूस शिफ्टिंग में रहते हैं, है ना, रेगुलर शिफ्टिंग होती है या एक जगह से दूसरे जगह तक जाना रहता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टास्क may become difficult and could result in missing objectives। तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई प्लान नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, ऑपरेशंस में बहुत मूवमेंट होंगे आपके, है ना, मिलिट्री इज़ नोन फॉर मूवमेंट एंड ऑल। तो वहाँ अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर जो है आपके पास समस्या बढ़ती जाएगी, और जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके मिस हो जाएंगे। मिलिट्री कमांडर्स या ऑफिसर्स रेगुलरली प्लान बनाते रहते हैं, तो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ऐसा ना होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं दूंगा आपको कारगिल वॉर का, कि कारगिल वॉर मई में स्टार्ट हुई थी, 3 मई को स्टार्ट हुई थी, लेकिन मार्च 1999 में एक कमांडर लेवल वॉर गेम प्लान हुआ था, और उस वॉर गेम के अंदर जो सीखा था मेजर जनरल मोहिंदर पुरी ने वो चीज़ वैसे की वैसे फॉलो की। वो प्लानिंग जो मार्च में हुई थी वो कारगिल वॉर के दौरान बहुत काम आई हिंदुस्तान के, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला इंडिया को। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। टेररिज्म बहुत बढ़ रहा था और 1998 में ये ऑपरेशन चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, जब टेररिज्म काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा था और राष्ट्रीय राइफ़ल्स वगैरह, क्योंकि राष्ट्रीय राइफ़ल्स हिंदुस्तान में रेज़ की गई 1989 में, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे, उनके कार्यकाल में ये राष्ट्रीय राइफ़ल्स को रेज़ किया गया था। 89 से लेकर के 98 9 साल लगभग गुजर चुके थे। मिलिटेंसी हमने ज़रूर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था 98 आते आते तक, जो कि 94 से 96 तक पीक पर थी। फिर भी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि वहाँ के लोगों के अंदर जो भय बैठ गया था, जो डर बैठ गया था, और वो डर 2 तरफा था। एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा वो मिलिटेंसी। तो वहाँ की जो जनता थी वो बिल्कुल पिसती जा रही थी, और भारतीय सेना के पास उस समय एक प्लान था कि हम एक ऐसा ऑपरेशन शुरू करें जिससे यहाँ के लोगों के अंदर से ये भय निकाल सकें, और उसको हटाने के लिए बनाया गया ऑपरेशन सद्भावना। 1998 में इसको शुरू किया गया था, जिसका मकसद या मोटो जो था वो था स्माइल ऑन एवरी फेस। तो वहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इस मोटो के साथ इस कार्य को शुरू किया गया था। और जब ये काम शुरू किया गया था
तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था कि ये काम सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत छोटे से बजट से इसको शुरू किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड ओनली विद अ बजट ऑफ 4 करोड़ रुपीज़। 4 करोड़ की धनराशि से इस ऑपरेशन को इनिशियल स्टेज 1998 में शुरू किया गया था, जो आज 2023 आते आते कितने का हो गया है? 550 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेम्ड है। इससे फ़ायदा बहुत हुआ इस ऑपरेशन से। काम क्या किया भाई? कुछ प्लान तो बनता है। तो इनिशियल प्लानिंग ये थी कि भाई हम एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन, विमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये इन 5 बिंदुओं पर सेना को काम करना है वहाँ के लोगों के लिए, जिसमें से हेल्थ और सैनिटेशन के लिए फौज ने अपने डॉक्टर्स, अपनी दवाइयाँ वहाँ सिविल पब्लिक के लिए भेजना शुरू किया, ताकि लोग ये सोचे लोग बीमार ना रहें, कम से कम उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और जब स्वास्थ्य किसी के द्वारा सही किया जाता है, आप देखिए ये बिहेवियर है, फिर से आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना? तो वो विश्वास वहाँ से जगाया जा सकता था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बहुत सारे लगाए गए, है ना? उसके अलावा वहाँ के औरतों और बच्चों के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर के आए, जिसमें वहाँ की औरतों को स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत कुछ सिखाया गया। मगर बुनियादी चीज़ थी एजुकेशन, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इंडियन आर्म फोर्सेस का या इंडियन आर्मी का। तो उसके लिए क्या किया गया कि सेना ने 46 आर्मी गुडविल स्कूल्स वहाँ पर स्टार्ट किए, और इसके साथ साथ 1900 स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को असिस्ट किया कि स्कूल की बिल्डिंग आपकी रहेगी मगर हम आपको असिस्ट करेंगे यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज देखिए, आज आतंकवाद बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये अगर प्लानिंग ना होती तो इतनी जल्दी टेररिज्म कंट्रोल नहीं होता है किसी देश के अंदर। ये बहुत एक इफेक्टिव प्लान था और उससे कामयाबी भी मिली। बाकी फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी फैक्टर्स की कोई अहमियत नहीं है। चारों फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर, मगर चारों में से अगर देखा जाए तो वरीयता शायद फैक्टर 1 को थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर should be intelligent enough, at least he should able to handle moderate level problems। कम से कम moderate level problems तो वो सॉल्व कर सके अपनी काबिलियत से। ये है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस या आपका फैक्टर 1। तो जो भी काम किया करिए सही ढंग से प्लान करिए, कोई भी एक्टिविटी हो आपकी सही ढंग से प्लान करिए, और अपनी डेली लाइफ को अगर आप ऑर्गेनाइज ढंग से जीने लग जाएंगे तो बहुत कुछ सुधार होगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आगे हम लोग फैक्टर 2, फैक्टर 3 और फैक्टर 4 के बारे में भी डिटेल बात करेंगे। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।